नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आप काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, खास करके भाजपा के दिग्गज नेताओं के बीच में, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा के साथ तो मेरा रिश्ता 8 वर्ष रहा जी। और 8 वर्ष के बाद मुझे यूज एंड थ्रो करके इन्होंने पार्टी से निकाल दिया 1996 में जी। लेकिन मेरा 42 वर्ष का राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अनुभव है और मेरा यहाँ सभी लोगों से उत्तराखंड की राजनीति में आज चाहे किसी भी दल में हो बहुत अच्छा एक सामंजस्य है और मैं हमेशा रचनात्मक कार्य करता रहता हूँ। मौजूदा रोल मैंने जो अपने लिए स्वयं चुना, क्योंकि चुनावी राजनीति से मैं अब दूर हो गया जी। मैंने चुना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने का। और सोशल मीडिया पे जो समर्थन मुझे पिछले दिनों मिला है जी, उसने मुझे बड़ा उत्साहित किया जी। इसी के चलते पिछले दिनों एक मुद्दा आया और ये मुद्दा उस वक्त गर्म हुआ जब हमारे मुख्यमंत्री जो अपने आप को जीरो टॉलरेंस के नाम से कहलाना चाहते हैं, उन्होंने एक फरियादी को अपने जनता दरबार में बहुत बेइज्जत करके और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके सस्पेंड कर दो, बंद कर दो, हिरासत में ले दो, ऐसे कह के एक विधवा महिला को जो पात्र थी, बाद में उन्होंने जो अनुशासनहीनता की, मैं उसका बचाव कभी नहीं करूंगा जी। तो मुझे लगा कि जरा इनकी भी जांच पड़ताल की जाए। जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ इनकी अपनी पत्नी स्वयं की 22 सालों से एक ही स्कूल में है जी। फिर और गहराई में गए तो मालूम चला उनके पास तो जो प्रमाण पत्र है, जो प्रमाण पत्र जिसके आधार पर उन्होंने नौकरी ले रखी है, वो भी संदिग्ध है। जी जी सर, इसके बारे में आपसे आगे जानेंगे, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपके संबंध जो सहसपुर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ काफ़ी करीबी रह चुके हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया? वो मेरे आज भी मित्र हैं जी। सहसपुर तो नहीं, पर एक जमाने में चक्राता के थे, संयुक्त जो विधानसभा थी जी। और आज वो विकास नगर से विधायक हैं जी। मेरी मित्रता आज भी उनसे उसी तरह से है। मैं इस तरह की छोटी मोटी नोकझोंक को कभी व्यक्तिगत संबंधों में, और यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है। जी जी जी। वो एक विद्वान व्यक्ति है जी। लेकिन मुझे एक खबर मिली थी पिछले दिनों की मुख्यमंत्री और उनके बीच एक मामले को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई, तो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं उसको डाल दूं। मैंने उसमें लिख दिया कि इनके बीच कहा सुनी हुई, और उन्होंने कुछ उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने भी एक आधे घंटे के अंदर ही एक पोस्ट डाली, तो मैंने उसमें स्वयं ही लिख दिया कि मेरी इस पोस्ट से अगर आपको कोई एतराज है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और मैंने अपने सोशल मीडिया पेज से भी और सोशल मीडिया अकाउंट से भी उसको डिलीट कर दिया। जी जी जी। लेकिन शायद उन्होंने मुख्यमंत्री को ये प्रूव करने के लिए कि सुभाष शर्मा से मेरी कोई दोस्ती अब नहीं रह गई, उनको सेटिस्फाई संतुष्ट करने के लिए उन्होंने मेरे खिलाफ एक मुकदमा कर दिया। पर मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया जी। और हाई कोर्ट ने उल्टा जो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, सरकार समेत, थानेदार समेत, उन्हीं को 18 अगस्त को बुलाया हुआ है हाई कोर्ट में कि आप आके बताएं आपने मुकदमा किस प्रकार से किया, क्यों किया। अच्छा जी सर, जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है उन्होंने भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक किस्म से उन्होंने मेरा काम आसान किया जी, क्योंकि मैं सभी मंचों पर बार बार बोल के, और मैंने तो खुली चुनौती दी थी जी कि अगर आपके सर्टिफिकेट, आपके प्रमाण पत्र सही हैं जी तो कृपया करके सामने लाएं। तो उन्होंने आरटीआई में एक ऐसे क्लॉज का इस्तेमाल करके और मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते उनसे लिखवा लिया गया कि ये सूचना उनसे नहीं, उनकी व्यक्तिगत निजी सूचना है, और आरटीआई में भी हमको ये सूचना डिनाई कर दी गई, हमको ये सूचना नहीं दी गई। ये सूचना मैंने नहीं मांगी थी, मगर मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं रघुनाथ सिंह नेगी, उनकी संस्था है जन संघर्ष मोर्चा, उन्होंने मांगी थी। जी जी। तो मैंने उसको पढ़ा और मालूम किया तो कहने लगे ये तो निजी सूचना है, नहीं दी जा सकती। तो हमने कहा भाई और जांच करते हैं और रिसर्च करते हैं, और रिसर्च हमने की तो मालूम चला कि उन्होंने गलत क्लॉज का इस्तेमाल किया था, और एक ऐसा क्लॉज है जिसमें इत्तेफाक से सहायक शिक्षकों का ही मसला था जी। यानी उसमें ये साफ है कि वो शिक्षा, वो प्रमाण पत्र
जिसके आधार पर आपकी नौकरी लगी, जिस शिक्षा की, जिस योग्यता के आधार पर आप तनख्वाह ले रहे हैं, वो निजी नहीं होती, वो सार्वजनिक होती है जी। और वो देनी पड़ेगी। और 2008 का एक जजमेंट मैंने उसमें लगाया, वो भी सहायक शिक्षकों, 6 सहायक शिक्षकों के संबंध में था, उसमें उनको देना पड़ा। तो ये बार बार अपनी उसको छुपाना चाहती हैं, अपने शैक्षिक योग्यता को। तो इसको लेकर के मैंने फिर दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 3-4 दिन पहले की थी कि भाई हमारी जानकारी के हिसाब से सिर्फ आपने हाई स्कूल पास किया है, उसके बाद आपने वो जो एक काम चलाओ, एक मध्यमा या शास्त्री इस प्रकार की डिग्रियां ली है जिसकी कोई मान्यता सरकारी नौकरी के लिए नहीं है जी। विद्वत जगत में उनकी मान्यता होगी, मैं उसके खिलाफ नहीं जाता, लेकिन सरकारी उसमें नौकरी में कोई उसकी कीमत नहीं है। तो बजाय ये देने के कि नहीं आपको गलत फहमी है, ये रहे मेरे सर्टिफिकेट, में तो इस बोर्ड से मैंने तब पास किया, उल्टा मेरे खिलाफ इसलिए मुकदमा कराया जा रहा है, कर दिया गया है कि और लोग हिम्मत ना करें। उनको पता है सुभाष शर्मा तो चुप नहीं होगा, दूसरे लोग हिम्मत ना करें। आपने प्रश्न उठाया तो यहाँ मैं बहुत जोर दे करके इस बात को कहना चाहता हूँ, जो इसके आईओ हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आईओ महोदय कि सर्वप्रथम जिन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है उनसे प्रमाण पत्र तो मांगिए कि वो सच कह रही है कि झूठ कह रही है। बिना प्रमाण पत्र मांगे आप ये कैसे निश्चित करेंगे कि सुभाष शर्मा ने उनकी छवि खराब की या नहीं की? बिल्कुल। अच्छा, और मैं यहाँ इस बात को बहुत जोर दे करके कह रहा हूं कि यदि इस दौरान भी श्रीमती सुनीता रावत, जो मेरी बहुत आदरणीय है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत आदर करता हूं, सभी महिलाओं का करता हूं, वो एक शिक्षिका भी है, मैं उनका और ज्यादा करता हूं, अगर वो किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया में या समाचार पत्र में या प्रिंट मीडिया में या अन्य मीडिया में ये दिखा दें कि उनके ये प्रमाण पत्र हैं और वो सब सही हैं, मान्यता प्राप्त हैं, तो मैं सार्वजनिक रूप से उनसे क्षमा मांग करके जो दंड मुझे वो देना चाहे मैं उसको स्वीकार करके इस बात को यहीं खत्म कर दूंगा। जी। मैं ये भी आज चुनौती देना चाहता हूँ, आप अपने प्रमाण पत्र जारी करें, बजाय इसके कि आपके खिलाफ आवाज ना उठाए, कोई हिम्मत ना कर सके, आप अपने पति के कार्यालय का दुरुपयोग भी कर रही हैं। मैं यहाँ पर ये आरोप आप पर लगाना चाहता हूँ। जी सर, बात हो रही है मुख्यमंत्री जी की, तो उत्तरा बहुगुणा जी के साथ सीएम के रवैये के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो निहायत गलत था। मैंने उस वीडियो को कई बार देखा जी। वो बहुत सलीके के साथ अपनी बात को रख रही थी और उन्होंने अपनी बात रखने के बाद जब सीएम ने उनसे कहा कि आपका जिला कैडर है और आप जिला कैडर से बाहर नहीं जा सकती और आपने नौकरी जब ज्वाइन की थी तो क्या लिख करके दिया था, यहाँ तक सब वार्ता बहुत अच्छी थी। जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये तो लिख करके दिया था, पर ये नहीं लिखा था कि मैं जिंदगी भर वनवास भोगूंगी। अब मैं 25 वर्ष से अति दुर्गम इलाके में काम कर रही हूँ, मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे पति की डेथ हो गई, 57 साल की उम्र हो गई। तो सीएम ने उसके बाद कहा इसको ले जाओ यहाँ से। उसके बाद शब्द उन्होंने कहे मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मगर इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने करी। उनको संयम रखना चाहिए था, उनको उनकी बात सुननी चाहिए थी, और मुख्यमंत्री को किसी को हिरासत में ले लो ये कहने का अधिकार ही नहीं है, ये काम पुलिस का है। हाँ, पुलिस के सभी अधिकारी वहां तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गए और इसमें उल्टा मुख्यमंत्री के खिलाफ एक विधवा महिला के उत्पीड़न का मुकदमा भी इसमें कायम होना चाहिए, मैं यहाँ तक कहूँगा। सर, जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली सरकार के क्या हालात है? ये सिर्फ एक नारा है, मैंने पिछले दिनों आपके सामने भी रखा। यहाँ पर टेंडर के लिए 10 अखबार अलग से छापे जाते हैं जी। उसकी मिली भगत करके मैंने वो सबूत भी रख दिए और उस पर जांच चल रही है, मैं उसकी तह तक भी जाऊंगा जी। और वो तमाम मुद्दे जो पिछली सरकार के खिलाफ बोल करके ये सत्ता में आए, जिसमें कुछ शराब के ब्रांड भी थे जी। आज वही शराब के ब्रांड और उसी नीति पर दोबारा यही सरकार चल रही है। यहाँ तक कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ने, अजय भट्ट जी ने पत्र लिख करके भी कहा है कि शराब नीति FL2 के विषय में वही क्यों चल रही है जो पुरानी थी जब हम उसके विरोध में हैं। तो इसलिए पूरी तरह से धन लोलुपता में और कहीं ना कहीं अंडर द टेबल इस सरकार में चीजें चल रही हैं जो बिल्कुल गलत हैं। यहाँ मैं ये बात कह दूं कि आज मेरे पास अभी उसके कागज पूरे नहीं हैं, RTI में उसको लगा रखा है, लेकिन ऐसा ही खनन में भी हो रहा है। खनन में इतना बड़ा घोटाला किया गया है, 8 महीने का तो राजस्व का नुकसान किया गया और जिनके
पट्टे इन्होंने कैंसिल किए थे, उनके 8 महीने बाद बिना कोई कारण बताए एसआईटी जांच सार्वजनिक करे बगैर वो आज सामने ये इन्होंने उन्हीं पट्टे धारकों को दोबारा दे दिए। ये मुद्दा मैं बहुत जल्दी उठाने वाला हूँ। जी। सर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली और उनको बदलने की सुबुगाहट तो चर्चाओं पर है ही, तो इस बारे में क्या कहेंगे? व्यक्तिगत तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि राजनीति एक तरफ है, मगर ये उत्तराखंड के हित में होगा जी। अगर त्रिवेंद्र रावत यहाँ से मुख्यमंत्री पद से हट जाएं तो ये भाजपा के हित में भी होगा और उत्तराखंड के हित में भी होगा। ये जब तक सत्ता में रहेंगे, जब तक ये मुख्यमंत्री पद में रहेंगे, भाजपा यहाँ पनपने वाली नहीं है जी। ये मैं कहना। तो सर, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं क्या कमी रह गई उनकी कार्यशैली में? स्पष्ट कहूँ जी बिल्कुल, मैं उनको पहले से जानता हूँ जी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं जी। त्रिवेंद्र जी में इतना बड़ा भार उठाने की क्षमता नहीं है। मैं उनको जानता हूं, उनकी कार्यशैली को। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैंने हमेशा मुख्यमंत्रियों के साथ ही काम किया। मैं 1975 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ मैंने काम किया। मैंने उनको काम करते हुए, निर्णय लेते हुए देखा। मैं लंबे समय तक मुलायम सिंह जी के साथ में काम करता रहा। मैंने निशंक जी के साथ बहुत रचनात्मक कार्य करने में अपना सहयोग दिया और अब मैं इनको भी देख रहा हूँ। तो इसलिए क्षमताएं हैं अपनी अपनी, वो नहीं है ऐसी योग्य। वो एक लॉबी थी कि उनको बनाना ही था तो बना दिया। अब अगर ठीक है आपने प्रयोग करके देख लिया, मगर अगर राज्य हित में और भाजपा के हित में ये जरूरी है कि उनसे जल्दी से जल्दी इस्तीफा ले लिया जाए, वरना नुकसान ज्यादा हो जाएगा, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। विकास की कोई स्थिति नहीं दिख रही है? नहीं, विकास का तो कहीं कोई है ही नहीं। और जो आज चल रहा है शहर में, अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं, बिल्कुल 1938 का देहरादून ये वापस चाहते हैं। अच्छी बात है, 1938 का नक्शा लेके आप शहरों में घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो फिर जो 1938 में 12 नहरें थी हमारी, जो आपने दबा दी, उनको वार करो ना। हमारा तो यहाँ का तापमान भी बढ़ गया, हमारे यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ गई, सिंचाई की जमीन जो थी उसके लिए अब आज पानी भी खत्म हो गया। तो नदियाँ सारी बाहर करें, सड़कें तो आपने बना ली, चौड़ी कर दी, तो उस पानी का क्या होगा? जो पानी पूरे प्रदेश में यहाँ पर नदियों के माध्यम, सारी नदियाँ, जिस सड़क पर हम बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ भी एक नदी थी, इसके बगल में नहर थी, वो सारी नहरें इन्होंने दबा दी। और स्वयं जो इन्होंने विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश किया है। अच्छा, अगर आपने बस्तियां तोड़नी है इस बिना पर कि वो नदी में बसी हुई है, तो सबसे पहले विधानसभा तोड़िए। विधानसभा मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं और सारे विधायकों से कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, लीड बाय एग्जाम्पल। आप उदाहरण के साथ लीड करिए और सबसे पहले अपना जो आपने नदी में अतिक्रमण कर रखा है विधानसभा में जी, उसको तोड़िए ना। उसके बाद बस्ती में हम खुद चलते हैं कहने के लिए कि साहब इस नदी को जिंदा करना है तो हटिए यहाँ से। यानी गरीब आदमी बच जाए तो अतिक्रमण, और विधानसभा हो तो प्रदेश की शान। ये नहीं चलेगा, ये दोहरे मापदंड बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जी। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, शायद उसकी जानकारी आपको हो, कि वैश्य अस्पताल में जो घिनौना कृत्य हुआ है, एक नवजात के हेरा फेरी का मामला सामने आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर वैश्य को 35 वर्षों से जानता हूँ और मैं उनको एक निहायत शरीफ और बहुत परोपकार करने वाले डॉक्टर के रूप में जानता था। मुझे जिस दिन ये खबर मैंने पढ़ी, मुझे पहली बार यकीन नहीं हुआ और अभी तक ये एक रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल सर, कार्रवाई तो दूर की बात है, FIR तक दर्ज नहीं हुई है। इसकी जड़ पे जाना चाहिए। उसमें डॉक्टर वैश्य के अस्पताल के कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें डॉक्टर साहब का क्या रुख है, ये सामने आना चाहिए। ये बहुत, क्योंकि मैं भी, मेरे परिवार के बच्चे भी डॉक्टर वैश्य के यहाँ जाते रहे हैं। मैं स्वयं एक बार आपातकाल में मैं बेहोश हो गया था, बहुत कम मेरा BP हो गया था, मैं उनके यहाँ गया। मैं उनको भगवान समझता हूँ, लेकिन अगर उनके यहाँ भी ऐसा हो गया तो फिर इंसान कहाँ सुरक्षित है? इसकी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा जी, जिनके साथ हमने कुछ खास मुद्दों पर, सरकार पर और उत्कार के बारे में और उत्तराखंड के बारे में बातचीत की। हमारी अगली पेशकश में एक और खास मेहमान के साथ और मौजूद होंगे हम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।